वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट 1 का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम थर्ड यूनिट कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने इस चैप्टर के सेंटर ऑफ मास के कई सारे लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। आज हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, वो है लीनियर मोमेंटम एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग तथा संवेग संरक्षण का नियम। अब रेखीय संवेग आप सभी इससे जानकारी रखते हैं। रेखीय संवेग को मैथमेटिकली हम m इंटू वी से परिभाषित करते हैं। जैसे इसमें दे रखा है कि अगर मान लो किसी पिंड के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को पिंड का रेखीय संवेग कहते हैं। ये एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा पिंड के वेग की ही दिशा होती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर m इंटू वी हम लिखते हैं। तो V की तरह ही P भी जो है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। अब यही चीज हम बहुकर्ण निकाय में देख लेते हैं। तो बहुकर्ण निकाय में कणों के द्रव्यमान m1, m2, m3, mn लेते हैं हम, और उनके वेग जो है वो क्रमशः v1, v2, v3, vn ले लेते हैं। तो कुल रेखीय संवेग क्या होगा? हर एक कण का अलग अलग हम संवेग निकालेंगे, रेखीय संवेग, और फिर उनका टोटल जो होगा वो कुल रेखीय संवेग कहलाता है। कैसे? जैसे टोटल जो कुल रेखीय संवेग अगर हम कैपिटल P से डिनोट करें तो वो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे करते हुए Pn तक। P1 का मतलब क्या है? m1 इंटू v1 प्लस, ये यहाँ पर थोड़ा सा माइनस साइन लिख रखा है, इसको अपन, ये बुक में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, हम इसको प्लस कर लेंगे, प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन, सारा mn vn तक कर सकते हैं। अगर हम इनको अलग तरीके से लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं P बराबर m इंटू VCM। अब VCM क्या है? अगर जो बहुकर्ण निकाय है उसमें कुल कणों का, तंत्रों का, जो कुल कणों का जो द्रव्यमान है, अगर हम उसको कैपिटल M लें और VCM यदि द्रव्यमान केंद्र का वेग है तो P बराबर हम mVCM भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 से क्या ज्ञात होता है? बहुकर्णीय तंत्र का कुल रेखीय संवेग तंत्र के कुल द्रव्यमान तथा उसके द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये कुल इसका रेखीय संवेग हो गया। अब अगर हम समीकरण 2 को अवकलित कर दें तो क्या होगा? तो समीकरण 2 को अगर अवकलित करें तो ये देखो, यहाँ पे कैपिटल P लिखा था, ये एरर, बुक की एरर है, यहाँ पर स्मॉल p कर दिया, लेकिन ये मतलब एक ही है। dp बाई dt बराबर m dVCM अपॉन dt। dVCM अपॉन dt क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। तो m इंटू ACM हो गया। अब m इंटू A क्या होता है? बल होता है। तो MACM तो होगा F बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि आंतरिक बल जो है वो हमारे कैंसिल आउट हो जाता है और केवल बाह्य बल ही इम्पोर्टेंट रहता है। जो तो F बाह्य जो है वो तंत्र पर लगने वाला बाह्य बल है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो हम लिख सकते हैं dp बाई dt बराबर F एक्सटर्नल या F बाह्य। तो इस प्रकार बहुकर्ण तंत्र के संवेग परिवर्तन की दर तंत्र पर लगने वाले परिणामी बाह्य बल के बराबर होती है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज आ गई हमारे पास कि जो हमारा बाह्य बल है वो किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और संवेग परिवर्तन की दर जो बहुकर्ण निकाय के संवेग परिवर्तन की दर। अब अगर मान लो उस ऐसे कण बहुकर्ण निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, यानी F बराबर 0 हो, तो क्या होगा? dp बाई dt 0 हो जाएगा।
ऐसी स्थिति में P क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसको। यदि dp/dt 0 हो तो P हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। P कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, P1 प्लस P2 प्लस P3 कांस्टेंट हो गए, है ना। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mVcm बराबर P कांस्टेंट हो गया, या VCM बराबर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, ये कंक्लूजन बड़ा आसान हो गया इसके अंदर कि जब किसी कण तंत्र पर लगने वाले बाह्य बलों का परिणामी मान शून्य होता है, यानी किसी भी तंत्र के ऊपर अगर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं या बाह्य बल है, उनका जो रिजल्टिंग वैल्यू है या परिणामी मान है, अगर वो 0 हो तो उनका कुल रेखीय संवेग नियत रहता है। तो टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड या कांस्टेंट रहता है। इसको हम अलग तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विलगत तंत्र का द्रव्यमान केंद्र नियत वेग से गति करता है। यानी विलगत तंत्र इसलिए हो गया क्योंकि अब उसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस उसके ऊपर काम नहीं कर रही, तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो उसका द्रव्यमान केंद्र है वो एक नियत वेग से चलता है। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द सेंटर ऑफ मास मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अब अगर इसको 3 डायमेंशंस के फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे कैसे आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा, px1 प्लस px2, ये x डायरेक्शन में, p ये y डायरेक्शन में और ये z डायरेक्शन में। और इससे ये प्रदर्शित होता है कि गति उनके जो कुल रेखीय संवेग के घटक x, y, z भी अलग अलग कांस्टेंट रहते हैं। तो ये हमारा एक फंडामेंटल नियम है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम जो है हमारे नेचर का एक फंडामेंटल नियम है, मूलभूत नियम है। और इसका कोई अपवाद अभी तक नहीं आया कि भाई ये इस टाइम पे वायलेट हो जाता है, इस टाइम पे, ऐसा नहीं है। और ये नियम जो है वो न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित होता है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये कि रेखीय संवेग तभी संरक्षित रहता है जबकि स्थितिज ऊर्जा स्थानांतरीय रूप से निश्चर हो, यानी ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट हो। अगर पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट होगी तभी लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे को बस एक ध्यान देने की चीज है, बाकी हमारा लीनियर मोमेंटम हर केस में कांस्टेंट रहता है। अब हम एक नई चीज इसके अंदर पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास। अभी हमने काफी डिटेल में पढ़ा है सेंटर ऑफ मास के को पढ़ने से हमें क्या लाभ हो रहा है, क्या कंक्लूजन्स निकल रहे हैं मोमेंटम के केस में, एनर्जी के केस में, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब केसेस में हमने डिस्कस किया है। अब हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम। तो निर्देश फ्रेम क्या होता है? निर्देश फ्रेम ये होता है कि जिसको मतलब वो रेफरेंस जहां से हम मतलब एक 0 पॉइंट मान लेते हैं, मूल बिंदु मान लेते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में हम सारी घटनाओं के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं और उसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज है, हम पहले ये समझते हैं। तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लो आपका सेंटर ऑफ मास जो है, किसी एक कोई बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास हमने निकाला हुआ और वो उसकी वेलोसिटी हमारे को मालूम है। ठीक है, वो किसी जो बॉडी चल रही है उसके हिसाब से हमने उसकी वेलोसिटी निकाल ली है। अब हम क्या करते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास, उस विलगत तंत्र हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जोड़ देते हैं। तो उस
उसके अंदर अगर हम कोई रेफरेंस फ्रेम जोड़ देते हैं तो उस रेफरेंस फ्रेम में उस सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। या योग अगर हम आसान शब्दों में समझाना चाहते हैं तो ये समझा सकते हैं कि कोई एक बॉडी है, उसका कोई गिवन सेंटर ऑफ मास है, बॉडी मूव कर रही है, उसी हिसाब से सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है, लेकिन हमने एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है जिसके अंदर सेंटर ऑफ मास 0 है। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या कहलाएगा? द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम या सी निर्देश फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो आसान शब्दों में हम यह क्या कह सकते हैं? जिसमें VCM का मान 0 हो, ऐसा निर्देश फ्रेम। जैसे अब हम पृथ्वी चल रही है, लेकिन हम अगर पृथ्वी पर बैठे हैं तो हम भी चल रहे हैं, लेकिन मान लो हमारी जो गति है वो पृथ्वी की गति के बराबर ही थी, तो अगर हम पृथ्वी के ऊपर आके बैठ जाएंगे तो हमारे को ऐसा लगेगा कि हम स्टेशनरी हैं, ठीक है। हालांकि हम भी मूव कर रहे हैं, पृथ्वी भी मूव कर रही है, लेकिन जिस गति से पृथ्वी चल रही है उसी गति से हम चल रहे हैं, तो हम स्टेशनरी महसूस कर रहे हैं हमारे को। तो ऐसे ही सेंटर ऑफ मास किसी भी आइसोलेटेड तंत्र का या विलगत तंत्र का अगर सेंटर ऑफ मास से कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जोड़ दे तो उस फ्रेम में द्रव्यमान केंद्र विरामावस्था में होगा या VCM 0 होगा, और इसे हम द्रव्यमान केंद्र या निर्देश फ्रेम कहते हैं। अब क्योंकि VCM 0 होगा तो क्या होगा? कुल रेखीय संवेग का मान भी इसमें 0 होगा, क्योंकि P जो होता है वो mVCM होता है, तो VCM 0 है तो P भी 0 होगा। इसलिए निर्देश फ्रेम को कभी कभी शून्य संवेग निर्देश फ्रेम भी कहते हैं, 0 मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1 हो गया। चूंकि बाह्य बल के अनुपस्थिति में किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र जड़त्वीय निर्देश क्षेत्र में समान वेग से गतिमान होता है, इसलिए किसी विलगित निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम एक जड़त्वीय फ्रेम होता है। अब क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर काम नहीं कर रही हैं तो क्या होगा? जो सेंटर ऑफ मास है किसी सिस्टम का वो जड़त्वीय निर्देश क्षेत्र में समान वेग से गतिमान होता है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस द्रव्यमान केंद्र से जुड़ा हुआ है वो हमारा क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो जो कंसेप्ट हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर लगाते हैं वो ही इसके अंदर लगेगा। अब दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात करते हैं, वो है हमारा लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, प्रयोगशाला निर्देश फ्रेम। तो प्रयोगशाला निर्देश फ्रेम को हम L फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, L निर्देश तंत्र भी कहते हैं। और ये तो वास्तविकता में प्रयोगशाला से जो जुड़ा हुआ फ्रेम है वो हमारा लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। मतलब एक तो वास्तव में जो घटना हो रही है उस तरीके से, और एक उसी घटना के अंदर हम सेंटर ऑफ मास को की वेलोसिटी को 0 करके और उसके उस सारे कंसेप्ट को उसी हिसाब से रीमॉडिफाई करके देखें तो वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, और वास्तविक घटना जिस प्रकार से हो रही है वो हमारा प्रयोगशाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो अब ये 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे हो गए, L फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, C फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये दिमाग में आ सकता है आपके कि हम तो सीधे सीधे लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम सारी घटनाएं और कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो सेंटर ऑफ मास नया बनाने की जरूरत क्या है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन हम लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर समझते हुए नहीं कर सकते। ऐसा हम अभी करके भी देखेंगे। कैलकुलेशन काफी कठिन और टीडियस होती है, उसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाने पड़ते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, और उसी घटना को अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में माने तो उसकी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन काफी आसान हो सकती है। देखो लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो क्या वास्तविक जो घटना है वो एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट हो गया,
तो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस को समझाने के लिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम को थ्योरेटिकली अप्लाई किया जा सकता है, जिससे हम उसकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट को भी उसी आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो ये दोनों है। अब हम ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमें कैसे, किसमें आसानी रहती है, किसमें आसानी से हम सॉल्व कर पाते हैं, वो अब हम आगे देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स में। तो इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल समझाने में आता है वो है हमारा कणों की टक्कर, कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। तो कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स में हम देखेंगे कि एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी हम निकाल पाते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम उसी घटना को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स को करके देखते हैं कि हमें कैसे दिक्कत आती है और क्या हमें करना पड़ता है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। तो कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है कि भाई जैसे दो कण हैं, वो एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं और दोनों की तरह म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, अन्योन्य क्रिया होती है। उस कारण से क्या होता है, या तो वो वास्तव में टकराते हैं, अगर कोई बड़े कण हैं तो वो वास्तव में टकराते हैं, और छोटे कण हैं तो वो नजदीक आने के बाद इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं या प्रत्याकर्षण बल जो है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एक निश्चित दूरी के बाद वो दोनों रिपेल हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही घटनाएं हमारी टक्कर कहलाती है। यानी टक्कर के लिए पिंडों का वास्तविक संपर्क में आना जरूरी नहीं है, उनका प्रकीर्णित होना जरूरी है, मतलब वो अपने उस दिशा का बदल लेते हैं। तो इसमें इन दोनों पिंडों की टक्कर जो होती है उसमें रेखीय संवेग संरक्षण का नियम सदैव लागू होता है, लेकिन गतिज ऊर्जा, कुछ टक्कर में तो गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है और कुछ में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। तो अगर हम टक्कर को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, किस आधार पर, गतिज ऊर्जा संरक्षण के आधार पर हम टक्कर को दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है हमारा पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हम किसको कहेंगे, मान लो किसी दो बॉडीज के बीच में टक्कर हुई और टक्कर के बाद उनकी कुल गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसी टक्कर जो है वो हमारी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। संवेग तो संरक्षित रहता ही है, ऊर्जा भी संरक्षित है, कुल ऊर्जा। तो ऐसी टक्कर में संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं और ये टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। तो कईयों में जैसे कोई एटॉमिक, न्यूक्लियर, फंडामेंटल पार्टिकल्स है, उनमें ये प्रोसेस होती है। तो अगर हम उसकी बात करें, जैसे दो पार्टिकल्स की बात करें, मान लो दो कण ले लिए हमने जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है और उनका जो प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो u1 और u2 है और आपस में वो इलास्टिक कोलिजन करते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। तो टक्कर के पश्चात क्या होगा, मान लो टक्कर के पश्चात उनका जो वेग है वो हमारा कितना हो गया, v1 और v2 हो गया। तो ऐसी स्थिति में संवेग संरक्षण के नियम से हम क्या कह सकते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, यानी प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, बाद का संवेग प्रारंभिक संवेग के बराबर होगा। और ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये वेलोसिटीज सेम रहे, लेकिन इनका जो जोड़ है वो हमारा संरक्षित रहता है, ये जरूरी है। तो ये हमारा पहला प्रकार हो गया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब दूसरा हम करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मान लो दो पिंड आपस में टकराए और टकराने के बाद चिपक गए या आपस में सटे हुए रह रहे हैं, तो ऐसी जो टक्करें हैं वो हमारी
पूर्णतः इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन या पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। अब ये क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। गतिज ऊर्जा का अधिकांश भाग का अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में क्षय हो जाता है। यानी जो टकराने के पश्चात क्या हुआ, जो गतिज ऊर्जा है वो संरक्षित नहीं रहती, उसका कुछ हिस्सा किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन संवेग इसमें भी संरक्षित रहता है। जैसे अब इसके एग्जाम्पल कैसे है कि बंदूक की गोली के लक्ष्य से टकराना और उसमें रुक जाना, जैसे किसी लकड़ी के लट्ठे में जाके बंदूक की गोली जाके धंस गई, ठीक है। बैलिस्टिक पेंडुलम है, ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल जो हैं वो इनइलास्टिक कोलिजन के हैं। तो अगर हम इसको भी देखें कि मान लो दो कण हैं, उनका द्रव्यमान m1 और m2 है और उनका जो प्रारंभिक वेग है वो u1 और u2 है। दोनों कण टकराए, टकराने के बाद आपस में चिपक गए, तो चिपकने के लिए उनका जो टक्कर है वो पूर्णतः अप्रत्यास्थ है, यानी इनइलास्टिक कोलिजन है। तो चिपक गए तो टकराने के बाद जिस वेलोसिटी से चलेंगे वो एक कॉमन वेलोसिटी होगी, उसको हम कह देते हैं v। तो अब रेखीय संवेग संरक्षण का नियम अब हम कैसे लिखेंगे? अब लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2, ये तो प्रारंभिक संवेग हो गया, और बाद का संवेग क्या होगा m1v प्लस m2v, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं इसलिए v कॉमन निकाल दिया m1 प्लस m2। इससे हम v भी ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। अच्छा, टक्कर से पहले कणों की गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और टक्कर के पश्चात क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो संयुक्त गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। तो ये तो k इनिशियल हो गई, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो गई, और ये बाद की गतिज ऊर्जा हो गई। तो ऊर्जा संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा, ये चीज इसके बराबर होगी प्लस सम एनर्जी प्लस q। ये एनर्जी का फॉर्म हीट के, साउंड के, किसी दूसरे रूप में हमारे को दिखाई देगा। तो टोटल एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है, लेकिन अगर हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर देखें तो उसमें एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, क्योंकि ये तो हमारी किसी दूसरे फॉर्म में चली गई। इसको इन्होंने एक्साइटेशन एनर्जी या उत्तेजन ऊर्जा भी कहा हुआ है, जैसे कि अगर मान लो विकिरण के रूप में हमारे को प्राप्त होती है, तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में हो सकती है, लेकिन ये अब हमारे उस प्रोसेस का पार्ट नहीं रहती। तो ये हमारे इनइलास्टिक कोलिजन है। तो इस प्रकार से हमने दो प्रकार की एनर्जीज पढ़ ली। एक तो एनर्जी हमने पढ़ी, दो प्रकार के टक्कर पढ़े। एक तो हमने पढ़ा प्रत्यास्थ, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, और दूसरा हमने पढ़ा पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब हम ये जो प्रोसेस हमने पढ़ी है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन, अब हम इसके अंदर देखेंगे कि इनका, हम इन कोलिजन की प्रोसेस को अगर लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दिखाई देंगे तो हमारी इक्वेशंस और समझदारी, हमारी जो कैलकुलेशन है थ्योरेटिकल, वो किस प्रकार से प्रोसीड करेगी, और फिर हम उसी घटना को सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे और उसके अंदर यही थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कैसे चलेगी वो हम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो करेंगे। धन्यवाद।